नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनीयारो। दोस्तों, आज की वीडियो है अवेयरनेस को लेकर के, जागरूकता को लेकर के। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। पोस्ट ऑफिस के एक ग्राहक हैं जिनका नाम था मिस्टर रमेश, और इन्होंने पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट खुलवाया था। इनकी आरडी अकाउंट 2020 में ही मैच्योर हो गई थी, लेकिन किसी वजह से उनका पेमेंट नहीं हो पा रहा था। बार बार पोस्ट ऑफिस के चक्कर काट रहे थे और फिर भी उनका मैच्योरिटी अमाउंट उन्हें नहीं मिल पा रहा था। उन्हें इस बारे में जानकारी ही नहीं थी कि अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि मैच्योरिटी हो चुकी है लेकिन उसका पैसा अभी तक नहीं मिला और काफ़ी समय हो चुका है, या फिर पोस्ट ऑफिस में बैंकिंग रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका ऑनलाइन कंप्लेंट करने का भी ऑप्शन होता है। और भारत में न जाने कितने ऐसे रमेश होंगे जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं, उन्हें अपने अधिकार के बारे में पता ही नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पोस्ट ऑफिस में अगर बैंकिंग रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आपको कैसे कंप्लेंट करना है। अब पोस्ट ऑफिस में किस तरीके की कंप्लेंट कर सकते हैं, बहुत से टाइप होते हैं, और अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म उसका देखेंगे तो शायद आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि इसमें कंप्लेंट कैसे करें। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अब पोस्ट ऑफिस में कई तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि खाता धारक की असमय मृत्यु हो जाती है और उसकी वजह से उसको क्लेम करना पड़ता है, डेथ क्लेम करना पड़ता है, अपने अकाउंट को आगे नहीं चला पा रहा है डेथ होने की वजह से, या बहुत सारे कंप्लेंट हो सकती है। इस चीज़ को भी समझना होगा कि हर एक काम का एक टाइम लिमिट है, एक कह सकते हैं कि टैट है, टर्न अराउंड टाइम है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपने मैच्योरिटी के लिए अप्लाई कर दिया, तो ऐसा नहीं कि आज आपने मैच्योरिटी के लिए अप्लाई किया तो कल आपको पेमेंट हो जाना चाहिए। हर चीज़ का एक टाइम है और उस टाइम के बाद ही आप कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। तो कौन सी चीज़ में कितना टाइम लग सकता है, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप उसे चेक कर लीजिए कि बैंकिंग का अगर ये काम है तो इसमें इतना टाइम लग सकता है, इस टाइम से ज़्यादा हो रहा है तो फिर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये ऐड करना चाहूँगा कि इस वीडियो का मकसद है आपको कंप्लेंट करना बताना, मतलब कि कंप्लेंट कैसे दर्ज करते हैं और कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो कंप्लेंट कर चुके होंगे, लेकिन उसमें काफ़ी समय लग रहा होगा प्रॉब्लम को रिजॉल्व होने में, या फिर प्रॉब्लम कंप्लेंट करने के बाद भी रिजॉल्व नहीं हो पाई। तो इस वीडियो का मकसद है ये बताना कि कंप्लेंट कैसे करते हैं, ना कि कंप्लेंट को सॉल्व करना, क्योंकि कंप्लेंट सॉल्व करने का काम इंडिया पोस्ट का है। अगर आप कंप्लेंट ही नहीं करेंगे तो इस बात की संभावना पूरी है कि शायद आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कभी ना मिल पाए। अगर आप कंप्लेंट गलत तरीके से दर्ज करेंगे तो भी इस बात की संभावना है कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपको ना मिल पाए। लेकिन अगर आप कंप्लेंट सही तरीके से दर्ज करते हैं, सही कैटेगरी चुन करके और सही जगह पर उस कंप्लेंट को फॉरवर्ड करते हैं, तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। अभी जो मैंने आपको मिस्टर रमेश की बात की, जिनका 2 साल से आरडी का अमाउंट पेमेंट नहीं हो पा रहा था, उन्होंने जब ये कंप्लेंट किया तो विद इन 1 वीक उनका ये मैच्योरिटी क्लेम उन्हें मिल गया। तो आज अगर आपके साथ भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें, अपने हिसाब से, अपने कंप्लेंट के हिसाब से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें और फिर आप अपना कंप्लेंट दर्ज करें। तो कंप्लेंट दर्ज करने के लिए चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले गूगल पे सर्च करना है इंडिया पोस्ट कंप्लेंट, और जैसे ही सर्च करेंगे पहले ही नंबर पे कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। तो अब ये यहाँ पे खुल चुका है कंप्लेंट पोर्टल, और यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो इसी वजह से ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ा बड़ा हो जाए, बट आप एक एक चीज़ समझ लें ताकि आप सही से कंप्लेंट कर पाएँ। थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ये लेगा। अब यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर एंटर करना पड़ेगा। जो भी आप जिस भी कंप्लेंट करने जा रहे हैं उसका अकाउंट नंबर आपके पास होगा अगर, तो उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्विसेज आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सर्विसेज पूछा गया, तो ये देखिए इतनी सारी सर्विसेज हैं और मैं एक एक सर्विस के बारे में अभी बताऊँगा। उसके बाद फिर उसके जो टाइप बनेंगे उसको बताऊँगा। तो सबसे पहले सर्विस है एटीएम।
तो आप यहाँ पे मान लीजिए एटीएम रिलेटेड प्रॉब्लम है, यहाँ पे एटीएम सेलेक्ट करेंगे। एटीएम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा एटीएम कार्ड डिस्पैच डिटेल, मतलब आपका एटीएम कार्ड डिस्पैच हो चुका है लेकिन उसका डिटेल आपको नहीं पता है, नहीं मिल रहा है। एटीएम कार्ड आपका वर्क नहीं कर रहा है तो ये ऑप्शन है। एटीएम का पिन आपको नहीं मिला है, उसकी पिन जो डिस्पैच हुई थी उसका डिटेल नहीं मिल रहा है। देखिए जो डिस्पैच वाला चीज़ है, एटीएम अगर आपने पर्सनलाइज दिया है तो ही आपको डिस्पैच आता है पोस्ट ऑफिस से, और एटीएम आपके घर पर आता है लेकिन जो पिन है उसको लेने के लिए पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है। ये जानकारी को ध्यान में रखते हुए कंप्लेंट करना चाहिए। ट्रांजैक्शन रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है, आपने ट्रांजैक्शन किया, मान लीजिए 5,000 रुपये निकाले आपने पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक के एटीएम से, लेकिन पैसा तो कट गया आपके अकाउंट से लेकिन आपको कैश नहीं मिला, तो ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आती है एटीएम से तो इसको सेलेक्ट करेंगे, अदर्स को। अब यहाँ पे है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग में अगर एनईएफटी या आरटीजीएस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इसको या इसको सेलेक्ट कर लेंगे, अदर कोई प्रॉब्लम है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। इंदिरा विकास पत्र अभी तो बंद हो चुका है, तो इंदिरा विकास पत्र रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी का कंप्लेंट होगा, अगर है तो आप बताइएगा कमेंट करके, तो उस पर हम जवाब देंगे। किसान विकास पत्र की अब बात करेंगे। तो किसान विकास पत्र में अब देखिए ऑप्शन क्या क्या है। इनकैशमेंट ऑफ सर्टिफिकेट एट ऑफिस ऑफ इशू, जिस ऑफिस से आपने सर्टिफिकेट लिया था किसान विकास पत्र, वहीं से आप इनकैशमेंट कराना चाह रहे हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम आ रही है, इनकैशमेंट नहीं हो रहा है, मैच्योरिटी हो चुकी है लेकिन आपको उसका पैसा नहीं मिल रहा है और उसी ऑफिस से आप अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा केस ये होता है कि दूसरे किसी ऑफिस से आप अप्लाई कर रहे हैं, दिल्ली से आपने केवीपी खरीदा था, मुंबई से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सर्टिफिकेट इशू करने में ही प्रॉब्लम आ रही है, बहुत दिन हो रहे हैं, पैसा वगैरह सब आपने जमा कर दिया है बट सर्टिफिकेट ही आपको नहीं मिल रहा है। केवीपी के केस में अभी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, अभी पासबुक के जैसा ही मिलता है, तो पासबुक ही आपका सर्टिफिकेट का काम करता है, इसको भी ध्यान में रखें। इशू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट अप्लाइड एट ऑफिस ऑफ इशू, तो अब यहाँ पे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए आपने अप्लाई किया है उसी ऑफिस से जहाँ से आपने ख़रीदा था, तो ये ऑप्शन, और दूसरे किसी ऑफिस से आपने अप्लाई किया हुआ है लेकिन ख़रीदा कहीं और है बट आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ सर्टिफिकेट अदर ऑफिस से आपने ट्रांसफ़र कराने के लिए किया हुआ है तो ये ऑप्शन, और उसी ऑफिस जहाँ से आपने ख़रीदा है केवीपी को तो फिर ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसमें प्रॉब्लम है तब, एंड इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अदर के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। किसान विकास पत्र के बाद अब मोबाइल बैंकिंग की बात करते हैं। मोबाइल बैंकिंग को हमने सेलेक्ट कर लिया है, तो मोबाइल बैंकिंग में वही एनईएफटी या फिर आरटीजीएस प्रॉब्लम है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, अदर केस में ये सेलेक्ट कर लेंगे। आगे चलते हैं। मनरेगा अकाउंट, तो मनरेगा अकाउंट में दो ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, अदर का या फिर पेमेंट ऑफ वेजेस टू मनरेगा वर्कर्स, तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आता है आपका मंथली इनकम स्कीम। मंथली इनकम स्कीम अगर इसमें प्रॉब्लम है तो देखिए क्लोज़र या प्री मेच्योर क्लोज़र की प्रॉब्लम है अगर ब्रांच ऑफिस से तो इसको सेलेक्ट करेंगे, हेड ऑफिस से प्रॉब्लम आ रही है तो इसको, एंड सब पोस्ट ऑफिस से प्रॉब्लम आ रही है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद डुप्लीकेट पासबुक इशू कराने में प्रॉब्लम आ रही है, खो चुका है आपका ओरिजिनल पासबुक और डुप्लीकेट इशू नहीं हो पा रहा है, काफ़ी समय हो गया है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। अकाउंट ओपनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, अकाउंट ही नहीं खुल पा रहा है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जिसमें आपका अकाउंट नहीं ओपन हो रहा है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। अदर के ऑप्शन के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे। रिटर्न ऑफ पासबुक, आपकी पासबुक पोस्ट ऑफिस में ही जमा हो गई है, किसी वजह से आपने जमा कर दिया या वहाँ से उन्होंने ले लिया है बट अभी तक आपको मिला नहीं, तो रिटर्न ऑफ पासबुक के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे। सेटलमेंट ऑफ डिसीज क्लेम विदाउट नॉमिनी विद प्रूफ ऑफ सक्सेसर, तो इस केस के लिए आप इसको सेलेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि खाता धारक की मृत्यु हो गई है और उस खाते में नॉमिनी भी कोई नहीं है, लेकिन आपके पास प्रूफ है कि आप उनके सक्सेसर हैं, उनके ख़ानदान के हैं उनके, तो इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। और सेटलमेंट ऑफ डिसीज क्लेम केस विद नॉमिनी, अगर नॉमिनी है आपके पास और खाता धारक की मृत्यु हो चुकी है तो फिर ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट एप्लीकेंट, अब देखिए ट्रांसफ़र के दो ऑप्शन देता है यहाँ पर,
अगर आप उसी पोस्ट ऑफिस में जहाँ पे आपका अकाउंट है वहाँ से अप्लाई करते हैं ट्रांसफ़र के लिए, बट समय ज़्यादा हो गया नहीं हुआ ट्रांसफ़र, तो इसको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर सेलेक्ट करना है अगर दूसरे पोस्ट ऑफिस से आप अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए दिल्ली में आपका खाता है और मुंबई से आप अप्लाई करते हैं खाता को ट्रांसफ़र कराने के लिए और समय ज़्यादा हो चुका है, तो फिर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन हैं ज़्यादातर में यही ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे। फिर भी हम एक बार चेक करेंगे, अगर कुछ अलग होगा तो उसको बताएंगे। नेक्स्ट में देखते हैं। अब ये देखिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है। इसमें वही सारे ऑप्शंस हैं जो कि केवीपी में हमने देखा था, सेम ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं। तो वही चीज़ें मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में वही सेम चीज़ें जो MIS के अंदर थी, आप देखिए सारी चीज़ें सेम है, तो इसीलिए इसको भी रिपीट नहीं किया जा रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इसमें स्पेशली तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। रेकरिंग डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट में भी सारे ऑप्शन सेम है जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। एंड आगे देख लेते हैं। सेविंग्स बैंक में हो सकता है कुछ अलग हो, चेक कर लेते हैं एक बार। सेविंग्स बैंक में है क्लोजर और प्रीमेच्योर क्लोजर, ब्रांच पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस, सब ऑफिस और इश्यू ऑफ डुप्लीकेट, ये यहाँ पे नया जुड़ा हुआ है। NEFT ट्रांजैक्शन के अगर कोई रिलेटेड डिस्प्यूट होता है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ओपनिंग ऑफ अकाउंट बाकी सब तो सेम है। और RTGS के लिए इसको सेलेक्ट कर लेंगे। RTGS रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी सारी चीज़ें तो जो ऑलरेडी हमने देखा है अन्य पिछले जो अकाउंट्स हैं उसी का है। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी सारे डिटेल्स सेम है, कोई भी प्रॉब्लम आती है उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट यहाँ पे रह जाता है टर्म डिपॉजिट। लास्ट हम देखेंगे तो टर्म डिपॉजिट में भी सारे ऑप्शंस सेम मिल जाएंगे। अगर मुझसे बाय मिस्टेक कोई चीज़ छूट जा रही है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको भी मैं बता दूंगा उसी कमेंट में, या ज़रूरत पड़ने पे वीडियो बना दूंगा। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि इसमें तो सारे स्कीम्स के बारे में है, लेकिन सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में तो कोई जानकारी है ही नहीं। तो देखिए सुकन्या के लिए अभी तक इन्होंने कॉलम ऐड नहीं किया है, यहाँ पर उसका ऑप्शन ऐड नहीं किया हुआ है। उसके लिए एक काम ये कर सकते हैं ऑल्टरनेट कि आप PPF को सेलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज PPF और सुकन्या के जो चीज़ें हैं ऑलमोस्ट मिलती हैं। तो PPF आप सेलेक्ट कर सकते हैं और बस यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप लिख दीजिएगा कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट और फिर अकाउंट नंबर ये। बस यहाँ पे ये काम करना पड़ेगा। जब तक सुकन्या का ऑप्शन नहीं आता तब तक ऐसे ही करना होगा। ऑप्शन आता है इन फ्यूचर तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर पूछा जा रहा है। अगर आपके केस में ट्रांजैक्शन नंबर जैसे NEFT RTGS वगैरह कर रहे हैं, ATM से प्रॉब्लम हो रही है, तो उस केस में आपके पास ट्रांजैक्शन नंबर भी होगा। अगर आपके पास ट्रांजैक्शन नंबर नहीं तो आप NA नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगर फिर भी कंप्लेंट सबमिट नहीं होता तो आप 000 करके या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन नंबर दे दीजिएगा। आपके प्रॉब्लम रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सही होनी चाहिए। उसके अगर अलग से कुछ पूछा जा रहा है, बिकॉज ये एक सिस्टम है, यहाँ पर ये एक फॉर्म है, हो सकता है कि जो डिटेल मांगी जा रही है वो आपके केस में एप्लीकेबल ही नहीं हो, तो आप वहाँ पे कोई भी डिटेल दे दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे आप NA लिख के कोशिश कीजिएगा सबमिट करने का, तो हो जाना चाहिए। अमाउंट अगर आपके केस में है कि इतना अमाउंट था तो उसको मेंशन कर देंगे। अगर आपके केस में अमाउंट नहीं है तो कोई भी अमाउंट आप लिख दीजिए, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसका आपके केस से कोई लेना देना ही नहीं रहेगा। नहीं लेता है तो कुछ भी लिख दीजिएगा, 100 रुपया 10 रुपया जो भी लिखना हो लिख सकते हैं। ट्रांजैक्शन डेट, आपके केस में ट्रांजैक्शन एक डेट होगी वो लिख दीजिएगा। ट्रांजैक्शन ऑफिस का मतलब होता है कि किस पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड वो प्रॉब्लम है। तो आप इसको मैं दिखाता हूँ, बहुत से लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। सर्च करेंगे, यहाँ पे पिन कोड आप एंटर करेंगे या फिर पोस्ट ऑफिस का नाम लिख देंगे अगर आपको पिन कोड नहीं पता है तो मान लीजिए यहाँ पे पटना का पिन कोड ले लेते हैं, सर्च करेंगे। जैसे ही आप पिन कोड सर्च करेंगे तो कई सारे पोस्ट ऑफिस यहाँ पे आपको दिखाएंगे। जिस पोस्ट ऑफिस में आपका खाता है और जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है उसी का यहाँ पे आप पिन कोड सर्च करके, पोस्ट ऑफिस को सर्च करके यहाँ पे सबमिट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपसे डिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा, इसको आप अपनी भाषा में भर सकते हैं। हो सकता है कि जब आप फॉर्म भरें तो आपसे एक और डिटेल यहाँ पूछे, सेंडर या एप्लीकेंट डिटेल के बाद एड्रेसी का भी डिटेल पूछे, तो उस केस में कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये जो कंप्लेंट पोर्टल है ये बेसिकली मेल सर्विसेज के लिए ही डिज़ाइंड है, तो इसी वजह से ऐसे डिटेल आपसे पूछा जाता है। उसमें आप कुछ नहीं करना, जो डिटेल आप यहाँ फिल करेंगे सेम डिटेल आप उसमें भी लगा दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, email ID, एड्रेस, पिन कोड आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो उसके आधार पर ऑटोमेटिक वो
आपका स्टेट और जो डिस्ट्रिक्ट है वो ले लेगा। तो ये चीज़ आपको फिल नहीं करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे जाएं और इस चीज़ को फिल करें। तो कंप्लेंट करना इजी है, हो सकता है प्रॉब्लम आए, कभी बार सर्वर इशू होगा तो हो सकता है कंप्लेंट सबमिट करने में भी प्रॉब्लम आए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है सर्वर के अलावा इसको फिल करने में, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पे मैं कोई डेमो कंप्लेंट नहीं देने वाला हूँ, बिकॉज कंप्लेंट करने से कंप्लेंट डिपार्टमेंट में रेज हो जाती है और उस पर कार्रवाई होती है, तो बेवजह हम कोई भी कार्रवाई नहीं कराएंगे। हाँ, इसमें आप कंप्लेंट करेंगे जब भी यहाँ पे कंप्लेंट देंगे। ईमेल आईडी अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बट मोबाइल नंबर ज़रूर दें, इससे आपके मोबाइल पर कंप्लेंट नंबर का मैसेज भी आ जाएगा। तो अगर आप कंप्लेंट नंबर मिस कर देते हैं तो भी आप उसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि कंप्लेंट करने के बाद अगला स्टेप क्या। तो कंप्लेंट करने के बाद आप अपने कंप्लेंट को ट्रैक कर सकते हैं। कंप्लेंट ट्रैक करने के लिए आप सर्च कीजिएगा इंडिया पोस्ट कंप्लेंट ट्रैकिंग, तो पहले ही नंबर पे ऑप्शन ऐसा मिलेगा आपको कंप्लेंट ट्रैक करने का, और इसमें चले जाएंगे। इसमें जाने के बाद यहाँ पे आप अपना कंप्लेंट नंबर एंटर करेंगे, जनरली 10 डिजिट का होता है। एंटर करने के बाद यहाँ पे जब आप सर्च करेंगे तो आपको कंप्लेंट का स्टेटस दिखाएगा कि उसमें क्या कार्रवाई हुई। उसमें कंप्लेंट में समय भी लग सकता है, डिपेंड करता है आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। तो इस तरीके से आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, और कृपया कमेंट बॉक्स में अपना पर्सनल अकाउंट नंबर या पर्सनल कोई भी डिटेल नहीं शेयर कीजिए। धन्यवाद।